केन्स का रोजगार और आय का सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिष्ठित सिद्धांत का रोजगार और आय का सिद्धांत, जहाँ पर उन्होंने बताया था I=S, यानी जो निवेश है वो बचत के बराबर है। तो ये रोजगार और आय का सिद्धांत दो बातों पे, इसी को केन्स का रोजगार और आय के सिद्धांत को हम प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को भी हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो आगे ऐसे ही करके लिखेंगे, प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। तो ये प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत जो है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। सीधे सीधे हम आते हैं, ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं लेते हैं, सीधे सीधे अपने सिद्धांत पे आते हैं। तो केन्स का जो रोजगार और आय का सिद्धांत है वो प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, उन्होंने अपने सिद्धांत को, अपने रोजगार और आय के सिद्धांत को प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत कहा। और ये जो प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत है उसके लिए या ये कह लो, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। एक कुल मांग और दूसरा कुल पूर्ति। दूसरा कुल पूर्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब कुल पूर्ति जो है वो एक निश्चित समय के लिए होती है, यानी एक निश्चित समय के बाद पूर्ति स्थिर हो जाती है। पूर्ति का हमारी आय और रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो फिर क्या रह जाता है, कुल मांग। अब कुल मांग क्या है? कुल मांग वो है जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, या जो हम अपने हर दिन के या पर डे का जो भी हमारा लेन देन है, या जो कुछ भी हमारा एक रोजगार के लिए, या जो हम अपने दिनचर्या चलाने के लिए जो पर डे डिमांड करते हैं, वो हमारा कुल मांग कहलाता है। ठीक है, लास्ट में इसको हमारा आ जाएगा ट्रांजैक्टिव मोटिव, और उसके बाद स्पेकुलेटिव मोटिव, और दूसरा नंबर का है आपका इमरजेंसी, यानी आकस्मिक लेन देन, वो लास्ट में आपका आ जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कुल मांग क्या है। तो कुल मांग हमारी यही है कि I+S और C+S, यानी जो हमारी उपभोग की बातें हैं, जो हम उपभोग के लिए और बचत या निवेश के लिए मांग करते हैं, यही हमारी कुल मांग है। और कुल पूर्ति क्या है? कुल पूर्ति वो है जो कि हम उसको पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे उत्पादन में अगर हम कुछ उत्पादन करना चाहते हैं तो जो लागतें लगाएंगे वो हमारी कुल पूर्ति होगी। ठीक है, तो और जो कुल मांग होगी, जो उत्पादन होता है वो कुल मांग है, और जो हम लागतें लगाते हैं वो कुल पूर्ति है। अगर एक छोटे से छोटे शब्दों में समझना चाहें तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं। तो अब कुल पूर्ति हमारी तो स्थिर हो गई, एक निश्चित समय के बाद कुल पूर्ति हमारी स्थिर हो जाती है, उसका हमारी अर्थव्यवस्था में कोई प्रभावपूर्ण मतलब प्रभाव नहीं रह जाता उसका। तो कुल पूर्ति का ही प्रभाव, कुल मांग का ही प्रभाव पड़ता है। अब कुल मांग कैसा होगा? कुल मांग जो वक्र होगा वो हमारा ऐसा होगा, ये हमारा कुल मांग वक्र है। इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल डिमांड। इसको हम समग्र मांग या समग्र पूर्ति कहते हैं। तो समग्र का मतलब टोटल डिमांड, समग्र पूर्ति को हम SD, चल समग्र पूर्ति, समग्र मांग हम अभी लिख रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो समग्र मांग क्या कहलाता है? समग्र मांग वक्र कहलाता है। समग्र मांग वक्र हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और फिर एक समय आता है कि बढ़ते हुए भी वो घटता है। यानी हमारा जो डिमांड है वो बढ़ती है,
लेकिन उतनी स्पीड में नहीं जितनी स्पीड में बीच में बढ़ी है ना। यहाँ तो बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, लेकिन बढ़ यहाँ भी नहीं है, लेकिन धीमी गति से बढ़ रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव यहाँ पे ये हमारा समग्र मान होता है। और समग्र पूर्ति क्या होती है? समग्र पूर्ति हमारी जो है वो समग्र पूर्ति ऐसे होती है और एक निश्चित समय के बाद ये क्या होती है? स्थिर हो जाती है। समग्र पूर्ति फिर एक समय के बाद स्थिर हो जाती है। मतलब जब हम कुछ उत्पादन करना चाह रहे हैं तो एक निश्चित समय तक तो हम लागतें लगाते चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक समय आएगा कि हम उससे ज़्यादा लागतें नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? तो हमें जो उत्पादन है वो घटते क्रम में मिलेगा और हम ऐसा चाहते नहीं हैं। ठीक है, तो ये है कुल पूर्ति। आपको पेपर में बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई ये हम इसको AS लिखते हैं और एग्रीगेट डिमांड ये AD इसको लिखते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारी क्या है? रोजगार है और इधर हमारी लागतें, कुल मांग या कुल पूर्ति, लागतें और आगम। अगर हम इस पर दोनों दिखाएंगे तो, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा कर रहे हैं? ये हमारी समग्र मांग है, तो यहाँ पे हमारी आगम होगी, लागतें हमारी यहाँ पे होंगी और इस पर हमें रोजगार को दिखाना है और ये हमारी क्या है? लागतें। ठीक है, अब हमें प्रभावपूर्ण मांग को दिखाना है। प्रभावपूर्ण मांग कहाँ पर निश्चित होगा? तो प्रभावपूर्ण मांग वहाँ पे होगा जहाँ पे कुल मांग कुल पूर्ति वक्र को काटेगा। कुल मांग वक्र कुल पूर्ति वक्र को जहाँ पर काटेगा वहीं पर प्रभावपूर्ण मांग हमारा निश्चित होगा। तो हम इसको इसको हम एक में कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या दिखाएंगे? अब प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। तो कुल पूर्ति वक्र हमारा ऐसे जा रहा है। एक समय ऐसा आता है ये दोनों एक जगह पे मिल जाएंगे और समग्र पूर्ति जो है वो सीधा ऊपर को चला जाता है। ठीक है, ये हमारा जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं पर प्रभावपूर्ण मांग निर्धारित होगा। ये क्या है? प्रभावपूर्ण मांग। प्रभावपूर्ण मांग इसी बिंदु पे निर्धारित हो रहा है। मान लो हम इसको ई बिंदु लिखते हैं, तो ई बिंदु पर प्रभावपूर्ण मांग निर्धारित हो रहा है और केंद्र के अनुसार रोजगार का बिंदु यही है। केंद्र के अनुसार ये रोजगार का बिंदु है जहाँ पर कुल मांग कुल पूर्ति वक्र को काट दे वहीं पर हमारा प्रभावपूर्ण मांग होगा और वहीं पर पूर्ण रोजगार होना चाहिए। लेकिन केंद्र कहते हैं यहाँ पे पूर्ण रोजगार नहीं होता है। यहाँ पे पूर्ण रोजगार नहीं होता बल्कि आंशिक होता है। अब वो कैसे? आंशिक इसलिए होता है कि यहाँ पर हम पूरी तरह से जो समग्र मांग और समग्र पूर्ति की बात कर रहे हैं वो हमेशा के लिए नहीं काटता है बल्कि एक निश्चित समय के लिए काटता है। तो इसलिए पूर्ण रोजगार नहीं हो सकता है यहाँ पे। फिर पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए हमें समग्र मांग में वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी C और I, C+S या C+I में हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। I = S, इसलिए चाहे C+S कहो चाहे C+I कहो, बात एक ही है। तो उसमें हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यानी उपभोग और निवेश में हमें वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी पूर्ण रोजगार का बिंदु आएगा। तो ये हमारा जो है न्यू एग्रीगेट डिमांड है और अब पूर्ण रोजगार का बिंदु यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ये ऐसा बिंदु है जहाँ पर कुल मांग कुल पूर्ति को काट रहा है। तो अब जो प्रभावपूर्ण मांग का नया बिंदु आएगा, नया बिंदु ये होगा प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु। इसको हम अगर E1 लिख दें
तो E1 जो है वो नया प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होगा और यहाँ पे पूर्ण रोजगार का बिंदु होगा केस के अनुसार। केस कहते हैं अब जो नया प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु आएगा वह बिंदु पूर्ण रोजगार का बिंदु कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया? पक्का? आगे बढ़े। अब चलो हम इसी को एक शॉर्टकट में देख लेते हैं।